नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अपनो उत्तराखंड में और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालनों और दुग्ध उत्पादों और मत्स्य पालकों से सीधा संवाद किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और सरकार का मुख्य लक्ष्य अनुदान और विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों की आय दुगनी करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि धरातल पर फीडबैक लेने के लिए लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा रहा है ताकि सरकार योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इन वर्षों में हमारे राज्य के अंदर चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेज़ गति से वृद्धि कर रहे हैं, अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिकी को भी बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हमने 2022 से अनेक नीतियों के माध्यम से जो उनको सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे, उनको रोज़गार प्रदान करे, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे। अनुदान की अनेक योजनाएं हम इसमें चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान भाई बहन चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हों या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करते हों या मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करते हों, सभी को सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सहायताएं मिले। आज एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, चाहे वो गोट बॉली के माध्यम से हो, चाहे वो पोल्ट्री के माध्यम से हो या टाउट फिशिंग के माध्यम से हो। पहाड़ों में जो एक समय में असंभव सा काम था टाउट फिशिंग का, आज एक बड़ा काम हो रहा है इसमें और टाउट फिशिंग के क्षेत्र में लगातार हमारे राज्य। देखिए, कोशिश थी आज विभाग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारे पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, डेयरी विभाग से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, उनका संवाद कार्यक्रम रखा जा सके। और सरकार के ये वो लोग थे जो पिछले 4 साल में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और एक कोशिश हमारे विभाग ने करी आज की मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन सबको ला के उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका चाहते हैं और क्या उनका बेनिफिट हुआ है इन 4 साल में, उसका संवाद किया जा सके। पोर्ट फार्मिंग चल रहा है, किस तरीके का आगे भी लाभ? इसमें हम तो बेसिकली पहाड़ से मैं हूँ, तो इसमें हमने तो बचपन से फादर के टाइम से गौपालन का काम किया था। जब मैं देहरादून में आए तो दूध का मुझे समस्या हुई, 2 गाय से मैंने शुरू किया था देहरादून। और इस समय मेरे पास भारत सरकार के द्वारा जो एक योजना है BMF, उसमें इस समय मेरे पास 37 गाय है और पहले हमारी इनकम जो थी 40,000 के आसपास थी, इस समय हमारी इनकम 1,15,000 के आसपास। प्योर बेनिफिट, प्योर जो पूरा खर्चे काट के। राज्य सरकार किस तरह से सहायता करती है? राज्य सरकार का ये था कि इस पोर्टल में, ऑनलाइन पोर्टल है, तो इसमें राज्य सरकार के डॉक्टर साहब ने बताया, मैं डायरेक्टेड गया तो वहाँ से मुझे एक पोर्टल पे इंफॉर्मेशन दी। सभी इंफॉर्मेशन हमने ऑनलाइन पोर्टल पे डाली और भारत सरकार द्वारा हमको इसमें चयनित किया गया और 50 लाख की इसमें सब्सिडी हम। बद्रीनाथ धाम को अब रिचुअल ऑफ हिल टाउन के रूप में नई पहचान मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुत मास्टर प्लान में धामी को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य स्वरूप देने पर जोर दिया गया और योजना के तहत बद्रीनारायण चौक और दीप दर्शनी पॉइंट और धार्मिक भित्ति चित्रों और जैसे करे आकर्षक कार्य किए गए। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दौरान स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा और ताकि बद्रीनाथ धाम आस्था और आधुनिकता का वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया और सीएम ने विभिन्न जनपदों की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए लगभग
4.42 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है और इस बजट में लोहाघाट में मंदिर सौंदर्यीकरण और पूर्वगिरी मार्ग पर स्ट्रीट लाइट और पिथौरागढ़ में एक जनपद एक नदी योजना के तहत नदी पूर्वजीवितकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर प्रोजेक्ट पर पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में कई नई ऊंचाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया और सीएम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पौड़ी गढ़वाल स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिक्र का जिम का शुभारंभ किया। और धामी ने नेतृत्व के प्रदेश के उच्च शिक्षा केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि युवाओं को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण मिल सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर रहे और उन्होंने ओपन जिम का शुभारंभ किया और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद नजर आए और दोनों ने साथ ही साथ ओपन जिम भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अधिकारियों को नो पेंडेसी सिद्धांत का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े निर्देश दिए और उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपस में समन्वय के साथ फाइलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। और धामी ने जोर देकर कहा कि जनहित सरकार की प्राथमिकता है और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। जनता को चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए, उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। सर पिछले साल आप पौड़ी गढ़वाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पौड़ी के पैतृक गांव पौचूरा पहुंच रहे हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है और एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव आ रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मुख्यमंत्री के अपने पैतृक निवास पर रुकने की सूचना से ग्रामीण और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ हमारे जनपद में दौरा है, उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो का तैयारियां करनी होती है वो हम लोगों ने कर ली है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनका कार्यक्रम अभी जैसा हम लोगों के पास आएगा उसके अनुसार हम लोग पूरी तैयारी। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक सराहनीय कदम किया है और महिलाओं और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सोनभद्र से गौरीकुंड के बीच 20 विशेष वाहन आरक्षित किए गए हैं और विभाग के अनुसार इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित और समावेशी बनाना है और समर्पित वाहनों के संचालन से वृद्धों और महिला यात्रियों में पैदल मार्गों से शुरुआत पड़ाव पर बड़ी राहत मिलेगी और उनकी यात्रा का अनुभव और भी सुखद होगा। आपने जो ये आज नई व्यवस्था चालू की है तो इस पे मतलब क्या आपके दिमाग में आया, किस तरीके से कुछ नया एक प्लान चलाया आपने? जैसे कि हम सब जानते हैं जब यात्रा पीक सीजन रहता है और जैसे जैसे हमें पता है कि केदारनाथ यात्रा जो है और प्रचलित होती जा रही है, वैसे ही नीचे से यात्री भी आ रहे हैं, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग। जो पहले से तो बुजुर्ग भी आते थे, अब महिलाएं ज्यादा और ज्यादा आने लगी हैं। उनके लिए हमने खास व्यवस्था ये की है कि 20 गाड़ी हमने अलग से उनके लिए रिजर्व कर रखी है कि जब भी
कोई भी पीक एकदम आता है कि ज्यादा यात्री आ रहे हैं, तो उनको हम वरीयता देंगे, उनको प्रेफरेंस देंगे। उनके लिए आप देख सकते हैं, जो भी यात्री बाहर से आएंगे वो ये वाला स्टिकर देख सकते हैं, ये सब गाड़ियां उनके लिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद उत्तराखंड भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल है और पार्टी प्रवक्ताओं का मानना है कि इन परिणामों ने राज्य के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिसका सकारात्मक असर चुनावी परिणाम पर पड़ेगा और संगठन को और अधिक धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है और पार्टी नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि इस नई ऊर्जा और लहर मजबूत संगठनित रणनीति के दम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी लाभ मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और उन्होंने हर युवा के मन में एक आस जगाई है। बंगाल चुनाव में आपने देखा किस प्रकार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड आगमन पर भी उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए जो है बहुत उत्साहित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद निश्चित तौर पर 2027 की जो जीत होगी वो और बड़ी होगी और प्रचंड होगी। देहरादून पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान देश और प्रदेश की वर्तमान चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की और रावत ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर व्यापक और गंभीर संवाद की तत्काल आवश्यकता है और उन्होंने बुद्धिजीवी का वर्ग का आह्वान किया और वो आगे आए और उन जनता के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। और पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। देहरादून मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह सही आधुनिक डबल डेन पुल नजर आएगा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 12 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास किया और 60 मीटर लंबा यह स्टील बॉक्स स्ट्रक्चर पुल फुटपाथ और उन्नति, सुरक्षा और सुविधा से लैस होगा और मंत्री ने निर्माण कार्य की अगस्त 2026 तक गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए और वर्तमान में वहां बेली ब्रिज में से यातायात संचालित हो रहा है और नए पुल के बनने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, अभी 16 सितंबर को भीषण आपदा से मसूरी का जो लाइफ लाइन कह सकते हैं पुल, मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। मसूरी का संपर्क पूरे जिले से कट गया था। हमने 48 घंटे के अंदर एक वैली ब्रिज वहां पर बनाया, क्योंकि वैली ब्रिज सिंगल ब्रिज था। फिर वहां के लोगों की मांग आई कि यहाँ पर एक ब्रिज और बनाया जाए। एक वैली ब्रिज हमने अभी कुछ दिन पूर्व और बनाया, 20 तारीख को उसको हमने शुरुआत की और आज जो एक परमानेंट पुल डबल लेन, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि मेरे अनुरोध पर तुरंत उसको स्वीकृत किया गया और 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास हमने किया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा के उत्साह आंकड़े जारी किए और उन्होंने बताया कि अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकृत करा चुके हैं और आंकड़ों के अनुसार केदारनाथ के लिए सार्वजनिक 10 लाख श्रद्धा, बद्रीनाथ के लिए 8 लाख और गंगोत्री के लिए 4.5 लाख और गंगोत्री के लिए 4 लाख से अधिक पंजीकृत हुए। और मंत्री ने जानकारी दी कि मौसम साफ होते ही यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और भी उछाल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी जो पंजीकरण हुए हैं, यमुनोत्री के अंदर 4,78,115 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गंगोत्री में 4,94,838, केदारनाथ में 10,07,613, बद्रीनाथ में 8,56,923, हेमकुंड साहब में 37,085। ये 4 धामों के अंदर जो पंजीकरण हुए हैं, ये 28,74,624 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके साथ साथ जिन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री में 1,16,238 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 1,15,042 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 3,44,889
और बद्रीनाथ में 1,85,662 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के 7,61,831 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यात्रा सामान्य रूप से चल रही है और मौसम अब साफ हो गया है और जो बारिश हो रही थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो यात्रा और भी चलती जाएगी। मैं समझता हूँ जितनी गर्मी नीचे पड़ेगी उतने ही यात्री हमारे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रवक्ता अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक भावुक बयान चर्चा में है और विरोधियों द्वारा लगाई गई व्यक्तिगत आरोपों पर पीड़ा व्यक्त करते हुए गोदियाल ने बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा और शुचिता का होना अनिवार्य है और लेकिन वर्तमान में इन मूल्यों का ह्रास हो रहा है और खुद को संवेदनशील बताते हुए उन्होंने कहा कि निजी हमले ने उन्हें गहरा मानसिक कष्ट पहुंचाया है। और गोदियाल ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीतिक जीवन में उन्हें इस तरह के व्यक्तिगत और तीखे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकरण पर सूचना अधिकार के माध्यम से कुछ जानकारियां मांगी और अंततोगत्वा जानकारी ये मिली कि उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर रही है, निश्चित रूप में वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इस रूप में वहाँ लाया गया कि वो भ्रष्टाचार करने का मास्टरमाइंड है, बस यही खासियत के कारण उनको लाया गया और पहले भी इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का मकसद ही जब भ्रष्टाचार है तो और क्या क्या किया जा सकता है। देहरादून राजधानी में राहुल गांधी का कथित पीए बनकर ठगी करने बोलकर एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक भावना पांडे की शिकायत पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी गौरव कुमार ने खुद को वीआईपी बताकर भारी रकम की मांग की थी और पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जांच में सामने आया कि पंजाब निवासी ये आरोपी कई अन्य राज्यों में भी लोगों को निशाना बना चुका है और पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ तलाश जारी कर रही है। विगत दिनों श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर राजपुर पर पंजीकृत करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए किसी काम को करवाने के वजह उनसे धनराशि की मांग की गई थी। वो धनराशि उनके द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन उसके द्वारा वो काम नहीं किया गया और जब उनको धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा वो तहरीर दी गई। उसके आधार पर तत्काल थाना राजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना प्रारंभ करने के उपरांत इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और इसमें हमारी जो एसओजी की टीम उनको भी लगाया गया था। ट्रैक करते हुए इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार, जो कि अमृतसर पंजाब का मूल रूप से रहने वाला था, उसे पूछताछ की गई। उसके द्वारा ये अपना जो जुर्म है वो कबूला गया। उनके द्वारा श्रीमती भावना पांडे से वार्ता करना भी कबूला गया और साथ ही साथ उनसे जो धनराशि लेने की बात भी उनके द्वारा कबूल की गई है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कल उनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब इसमें अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उनसे जो मोबाइल लिए गए उनको भी फॉरेंसिक जांच। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों के जरिए ग्रामीणों की आजीविका सुधारने सरकार की प्राथमिकता है। और केवल बैठक में स्वयं सहायता समूह के कार्यों और उनके उत्पादों की मार्केटिंग रणनीति की समीक्षा की गई और मंत्री चौधरी ने निर्देश दिए कि हाउस ऑफ द हिमालयन ब्रांड के तहत पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी और इसके लिए उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आकर्षक पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने पर विशेष बल दिया ताकि स्थानीय हुकार को बाजार मिल सके।
ग्राम्य विकास विभाग की आज समीक्षा यहाँ पर की गई। लगभग सभी योजनाओं में जिले में बेहतर काम हो रहा है। जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है वहाँ पे निर्देशित किया गया है कि उसमें अपेक्षित सुधार समय रहते कर लिए जाएं। लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रगति है वो बहुत अच्छी है, एप्रिशिएबल है। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों को उसके लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी स्पिरिट के साथ वो काम करेंगे। बन भूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर जांच तेज कर दी और एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने सख्त निर्देश दिए कि कहा उपद्रवियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अब पुलिस वीडियो फुटेज और सर्विलांस के जरिए दबंगों को दोबारा पहचान कर कड़ी कार्रवाई करेगी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली और शीर्ष अदालत ने आरोपी जावेद सिद्दीकी की और अरशद अयूब को डिफॉल्ट जमानत खारिज करते हुए उन्हें 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। और 8 फरवरी को हुई इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जिसकी जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। 8 फरवरी 2024 को जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद हिंसात्मक घटना जो हुआ बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को जो व्यापक हिंसा, उग्र उपद्रव, दंगा फसार का जो घटना हुआ था और पुलिस की कर्मचारियों पर और प्रशासन और पुलिस की कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुए थे। पुलिस थाना और पुलिस की गाड़ियों पर आगजनी हुई थी। जो इस व्यापक हिंसा और व्यापक उपद्रव की घटना पर जो है विभिन्न एफआईआर्स पंजीकृत हुए थे, मल्टीपल एफआईआर्स जो पंजीकृत हुए थे और बाद में इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो है साक्ष्यों के आधार पर यूएपीए धारा का भी बढ़ोतरी हुई थी। हम बताना ये चाहेंगे कि विभिन्न मुलजिमों को हमने पुलिस विवेचना में सीसीटीवी, सर्वेलांस और विभिन्न माध्यमों से आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया गया था। इसमें ऐसा हुआ है फिर 2 मुलजिमान जो है जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को 2025 में एक डिफॉल्ट बेल। और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मिहांद्री आइस रिंक की जीर्णोद्धार का 1 वर्ष शानदार तरीके से पूरा हो गया और इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में आइस हॉकी मैच और कई खेल गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहीं और खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड आइस हॉकी टीम की नई जर्सी और खेल पुस्तिका का विमोचन किया। और रेखा आर्या ने कहा कि आइस ब्रेकिंग मूवमेंट और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है और यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं। हिमाद्री आइस रिंक के आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इस 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश भर से आए हमारे आइस हॉकी के हमारे खिलाड़ियों का बहुत स्वागत किया। निश्चित रूप से ये 1 वर्ष अपने आप में बहुत शानदार रहे। यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप से लेकर नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं हुई, बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। खासकर महिला वर्ग ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए एशियन हॉकी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कह सकती हूँ कि हमारा ये आइस रिंग बहुत पहले किसी समय इसे सफेद हाथी के रूप में जाना जाता था कि ये अपने आप में सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि 38 नेशनल गेम में आपने आइस रिंग को पुनर्जीवित करने का काम किया। 8 करोड़ से अधिक की धनराशि देते हुए इसमें 1 किलो मेगावाट का जो है इसमें सोलर पैनल लगाया गया और आज उस सोलर पैनल की मदद से जहां पर आइस रिंग अपनी विद्युतीकरण की आवश्यकता को पूर्ण कर पा रहा है, उसके साथ साथ में यूपीसीएल को सप्लाई भी कर पा रहा है। और इतना ही नहीं, आइस रिंग के बनने के बाद से आइस रिंग से जो ऊर्जा निकल रही है, जो वेस्टेज निकल रहा है, उसके माध्यम से हमारे स्विमिंग पूल में वाटर हीट का काम हो रहा है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे हिमाद्री आइस रिंग, जिसका कि 38 नेशनल गेम के साथ में आज ही की तारीख यानी कि 5 तारीख में जिसका शुभारंभ किया गया, वो लगातार निर्बाध तरीके से कई प्रतियोगिताएं आहूत करने के लिए साक्षी बना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।